get start. The very important topic in object-oriented programming. The name is nesting of member function. The word nesting, it is not very new. सभी को पता होगा नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। हमने नेस्टिंग को देखा है, जैसे फॉर लूप में देखा है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे वो फॉर और वाइल हो, चाहे वो डू वाइल और वाइल हो, एनी कॉम्बिनेशन, if the looping come under thought of nesting, तो there should be the more than one. इसी तरीके से आप लोगों ने देखा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट में नेस्टिंग ऑफ इफ ब्रांच स्टेटमेंट। तो जैसे ही हम नेस्टिंग बात करते हैं, एक इफ हमारे पास कंडीशन सही देगा तो हम दूसरे कंडीशन में जाएंगे, फिर तीसरे कंडीशन में जाएंगे, फिर इसी तरीके से जो भी हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन होंगी उसे हम फॉलो करते हैं। अब सेकंड वर्ड मेंबर फंक्शन है यहाँ पे। तो मेंबर फंक्शन एक वर्ड मानेंगे तो मेंबर फंक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने समझ लिया है कि क्लास इज ए सेट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो हम किसकी नेस्टिंग कर रहे हैं, अब आपको क्लियर पता चलेगा कि मेंबर फंक्शन जो कि क्लास में होता है उसमें हम नेस्टिंग करने वाले, ठीक है। यानी हमारे मेंबर फंक्शन के अंदर में हम एक और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी तक हम मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करते थे, थ्रू ऑब्जेक्ट इन द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हम मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेंबर फंक्शन क्या दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है कि नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि मेंबर फंक्शन खुद अपने आप को भी, और हालांकि अपने आप को करने के लिए रिकर्शन बनाना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें, पर जो दूसरे फंक्शन को बहुत इजी ढंग से कॉल कर सकता है। तो हम एग्जाम्पल की तरफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन को समझिए कि ए मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड by using name inside another member function of same class। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात आपको फोकस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये फंक्शन मेंबर फंक्शन होना चाहिए, और मेंबर फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो क्लास के अंदर होना चाहिए, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो केवल और केवल सेम क्लास के मेंबर फंक्शन को ही हम इस नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन के कंसेप्ट में ला सकते हैं। अगर दो क्लास है तो हम एक दूसरे के क्लास को भी कॉल कर सकते हैं, पर उसको सेम क्लास ना होने के कारण उसमें नेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो दिस थ्योरी इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है। इसी को कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई, थ्योरी भी क्लियर हो गई है। अब हमें क्या समझना चाहिए, एग्जाम्पल समझना चाहिए, ठीक है।
और ऐसा भी बना सकते हैं आप, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर डेफिनेशन बना दीजिए, या पहले डेफिनेशन समझ लीजिए और फिर एग्जाम्पल बना दीजिए। एनी हाउ दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, इसमें कोई भी कमी ना करे, तभी आपका फायदा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ये थ्योरी नहीं है। प्रोग्रामिंग और थ्योरी में यही अंतर है कि अगर प्रोग्राम बन रहा है, अगर एक सेमीकोलन भी वहां पर मिस हो जाता है, आप छोड़ देते हैं, आपसे चूक हो जाती है, तो कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बहुत बारीक, मैं मतलब ये चीज बताना चाह रहा हूं कि इसमें बारीक चीज ज्यादा है और आपको हर चीज का इक्वल रिगार्ड, इक्वल टेक केयर करना पड़ता है। थ्योरी में थोड़ा सा हम अपने आप को फ्लेक्सिबल रख के अपने वर्डिंग में कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कंप्यूटर इंजीनियर को प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, प्रोग्राम बना नहीं पाता है, या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो वो बहुत मुश्किल में अपनी सर्विस को कर पाता है, ठीक है। तीनों चीज को ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम को समझना, ठीक है, जो आपके सामने लिखा है उसे आप समझ सकते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, प्रोग्राम बनाना, यानी आपको जो टास्क दिया है आप उसे समझ के अपने प्रोग्राम को बनाएं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने समझ भी लिया, आपने प्रोग्राम बनाना भी सीख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो आपने कितना भी अच्छा थॉट जनरेट किया, कितनी अच्छे से आपने प्रोग्राम क्या स्टाइल में लिखा है, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, आप बहुत मतलब बहुत कम है हम लोग तो, मतलब आज जैसे हमारे पास में 52 स्टूडेंट है, और इसी तरीके से दूसरे सेक्शन में भी हैं, दूसरे कॉलेज में भी हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में भी हैं, और दूसरे कंट्री में भी हैं, सब के सब लगे हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपकी प्रोग्रामिंग में और उनकी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। अगर आप कभी वाइवा देने जा रहे हैं, कभी प्लेसमेंट देने जा रहे हैं, तो अपने अंदर में कुछ यूनिक चीज होगी, उस पर आप गौर करना, क्योंकि वही यूनिक चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी और आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो अपने प्लेसमेंट को, ठीक है। ये याद रखें कि कभी भी अपने अंदर के जो यूनिक को आप बढ़ाते रहें, अपने अंदर के इस डिफरेंशिएट दूसरों से करने के लिए जो टिप्स है उसको आप बढ़ाते रहें, ठीक है। इससे बहुत फायदा मिलेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो आप भी आम प्रोग्रामर ही बन के रहेंगे, और आम प्रोग्रामर बहुत मुश्किल से प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो पाता, ठीक है। तो ये आज का टिप था आपके लिए। अब हम प्रोग्राम देखते हैं जल्दी से। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें नेस्टिंग का कंसेप्ट है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, तो उसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको पूरा दिख सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं, वैसे ज्यादा छोटा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लेट दिस इज ए यूर कंप्लीट प्रोग्राम। अब ये क्लास का पूरा कंसेप्ट है ना, ये क्लास का पूरा कंसेप्ट है, यहाँ से लेकर आपका देखिए ये दो लाइन है, वो सबको पता है। अब इसको बार बार समझाना ज्यादा जरूरी नहीं है। हेडर फाइल है और नेम स्पेस है, ये दो हमें लगता है आपके प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि हमें क्या करना है। हमें एक्चुअल में सबसे पहले तो क्लास बनानी, तो मैं ये दो लाइन को हटा देता हूं आपके सामने से। तो मेरे पास में क्लास का देखिए पूरा का पूरा व्यू दिखने लगा। तो सबसे पहले क्या है, क्लास सेट है,
ये देखिए ध्यान से, हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है सेट। अब इस क्लास के अंदर में सारी की सारी चीजें हमने डिक्लेयर की हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे कोई भी चीज डिफाइन नहीं की है, डिक्लेयर की है। तो डिक्लेयर देखिए क्या क्या है, 3 डेटा टाइप डिक्लेयर किए गए हैं और 3 हमारे पास मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं। पहला मेंबर फंक्शन है इनपुट डिस्प्ले, दूसरा मेंबर फंक्शन है और तीसरा है लार्जेस्ट। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम में हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है ना, इससे ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट कि हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, एक्स वाई जेड है, और इस एक्स वाई जेड में हमें क्या करना है, इनपुट करना है और डिस्प्ले करना है इन तीनों का वैल्यू। और हमें अगर इसका लार्जेस्ट निकालना है तो हम इसमें से लार्जेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये जो आपका इंट एक्स वाई जेड है, ये कौन से विजिबिलिटी मोड में है, ये है आपके प्राइवेट मोड में, यानी मैं इसे डायरेक्टली मेन प्रोग्राम से एक्सेस नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना, अगर मैं इसे एक्सेस कर लेता तब तो बहुत बढ़िया बात हो जाती, लेकिन ये एक्सेस मैं नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि मुझे मेंबर फंक्शन के थ्रू ही इसे एक्सेस करना है। अब और मतलब आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, कि ये क्लास के व्यू से ही आप अपनी पूरी कहानी को समझ गए ना, तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो प्राइवेट मोड है, और जो 3 मेंबर फंक्शन हमने बनाए हैं ये आपके पब्लिक मोड में है। इनपुट क्या करेगा, इनपुट इस 3 वैल्यू को इनपुट करेगा। डिस्प्ले क्या करेगा, आपके इस 3 नंबर को जो इनपुट है उसे डिस्प्ले करेगा, और हो सकता है लार्जेस्ट नंबर को भी डिस्प्ले करेगा। ये लार्जेस्ट नंबर क्या करेगा, लार्जेस्ट नंबर 2 नंबर के बीच में लार्ज निकालने की प्रोग्रामिंग हमें इसमें समझनी पड़ेगी। तो ये लार्जेस्ट प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 2 नंबर में ए और बी यहाँ दिख रहा है, तो ये 2 नंबर को वो इनपुट लेके उसमें से बड़ा कौन सा है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अब हमारे पास ये एक डिफिकल्टी है कि हमारे पास 3 नंबर है और हमारा जो फंक्शन है वो 2 नंबर का बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं पहले मुझे 2 नंबर के ऊपर लार्ज निकालना है, और फिर 2 नंबर और जो तीसरा नंबर बचेगा उसमें से एक लार्ज निकालना है। तो इस तरीके से 3 नंबर में से मैं जो लार्ज निकालूंगा वो आखिरी वाला जो लार्ज होगा वो लार्जेस्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनपुट देख लेते हैं। इनपुट सरल है, तो देखिए इनपुट क्या है आपके पास में, वाइड सेट डबल कोलोन इनपुट वाइड। तो ये क्या है भाई, तो ये आपका इनपुट मेंबर फंक्शन है जो आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया गया है। अब इस आउटसाइड द मेंबर क्लास में क्या है कि हमें रिटर्न टाइप चाहिए, फिर नेम ऑफ द क्लास चाहिए, फिर हमारे पास ये 2 कोलोन लगा है, तो ये हमारा मेंबर मैपिंग कहलाएगा, मेंबर फंक्शन मैपिंग होगी यहाँ पे। और ये इनपुट क्या है, ये आपका मेंबर का फंक्शन का नाम है, और ये मेंबर फंक्शन इनपुट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम की इंटरप्रिटेशन हुआ। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है उसको समझ लीजिए। इस प्रोग्राम में लिखा है कि सबसे पहले हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और उसके बाद एक्स और वाई जेड का हमें क्या करना है, इनपुट वैल्यू कीबोर्ड से रीड करनी है। तो ये इंटरप्रिटेशन है ये 2 लाइन का। और इस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है कि यहाँ पे मुझे मैसेज मिलेगा और वो मैसेज में एक्स वाई जेड में इनपुट कर सकता हूं। ठीक है, अब डिस्प्ले का क्या कंसेप्ट, जरा डिस्प्ले में देख लेते हैं। तो डिस्प्ले में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज आल्सो ये मेंबर फंक्शन, और ये आपका क्लास के बाहर इसे डिफाइन किया गया है। अब इसको क्लास को जब बाहर डिफाइन करते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट होता है कि पहले रिटर्न टाइप होगा, फिर क्लास का नाम होगा, और फिर
मेंबर फंक्शन का, ये आपका मेंबर फंक्शन का एक्सेसर होगा जिसको हम यहाँ पर 2 कोलोन से डिनोट करते हैं। फिर मेंबर फंक्शन का नाम जैसे डिस्प्ले है यहाँ पे, और ये डिस्प्ले फंक्शन इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम में क्या चीज लिखी गई है। प्रोग्राम में ये लिखा है कि लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि ये प्रोग्राम लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब लार्जेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। भाई ये लार्जेस्ट वैल्यू तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये केवल अपने को डिस्प्ले होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने शेड में बनाया है लार्जेस्ट एक्स कॉमा लार्जेस्ट वाई जेड, तो ये आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये कहलाता है नेस्टिंग कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, इनर लार्जेस्ट है जिसमें y और z है, तो ये वाला जो फंक्शन है y और z को अपने लार्जेस्ट मेंबर फंक्शन में सेंड करेगा, और वहां से या तो y लार्जेस्ट होगा या z लार्जेस्ट होगा, दोनों में से कोई भी एक लार्जेस्ट होगा वो यहाँ पर मिलेगा। और फिर मैं एक और लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा x कॉमा that coming your largest number, previous largest number। तो आपके पास प्रीवियस लार्जेस्ट नंबर है और आपको एक और नंबर दिया है, तो इन दोनों में को जब लार्जेस्ट निकालेंगे तो आपको एग्जैक्टली 3 नंबर में से एक लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी कहानी है, ये आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। देखिए अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द प्रोग्रामिंग। आप बनाए प्रोग्राम डिजाइन करें चाहे नहीं करें, लेकिन लिखा लिखाया प्रोग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि लार्जेस्ट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है। तो लार्जेस्ट फंक्शन हमारा ये है कि जो हमने इसमें देखा था आपके इफ प्रोग्राम में, वही यहाँ पर कल्चर दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये एक मेंबर फंक्शन है और ये मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, लार्जेस्ट है, और इसमें क्लास का नाम क्या है, सेट है। तो ये लार्जेस्ट फंक्शन इनपुट और आउटपुट क्या लेता है, तो इनपुट लेता है a और b और आउटपुट देता है इंटीजर। तो इस फंक्शन में जरूर हमारे को रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 बार रिटर्न लिखा हुआ है, तो 2 बार रिटर्न क्यों लिखा है, तो पहला रिटर्न ये बता रहा है कि अगर ये कंडीशन सही होगी, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, यानी अगर मैं यहाँ पर 10 लेता हूं और b में 5 लेता हूं, तो 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 10 बड़ा है 5 से, इसलिए यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, a हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए यहाँ पर 10 और 10 दोनों लिखे हुए हैं, तो 10 इज इक्वल टू 10 में भी रिटर्न क्या होगा, 10 ही होगा। तो ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और रिटर्न करता है पहले नंबर को। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको रिटर्न क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो इस तरीके से ये लार्जेस्ट फंक्शन अपना वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। अब केवल हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, एक्टिव फंक्शन ढूंढना चाहते हैं। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में एक्टिव फंक्शन कौन सा है, भाई मेन प्रोग्राम ही एक्टिव फंक्शन होता है, जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये एक्टिव फंक्शन में ध्यान से देखिए हमने क्या किया है। तो ये आपका एक्टिव फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एक्चुअल में मेन होना कंपलसरी है और ये स्मॉल लेटर में होना कंपलसरी है। ये ब्रैकेट में हम अभी कभी लिखते नहीं है, अगर लिखेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमांड लाइन इनपुट। तो कमांड लाइन इनपुट का मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम को हम प्रॉम्प्ट से यूज करेंगे तो हम वहां पर पैरामीटर भी दे सकते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं है, तो ये एम्प्टी कमांड आर्गुमेंट हो गया। और ये जो इंट कहला रहा है, हर फंक्शन C++ में वैल्यू को रिटर्न करना चाहिए, चाहे वो 0 करे चाहे वो कुछ और करे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 0 ही लेते हैं, जिससे कि पजल्स और कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने ये क्यों लिया है, व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस सेट ए सेमीकोलन।
तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि सेट ए सेमीकोलन लिया है, हैंड राइज करें, ये क्यों किया हमने, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पर, अगर नहीं करेंगे तो हम नहीं प्रोग्राम आगे बढ़ सकते हैं क्या। तो आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे सेट क्या है, सेट है क्लास, सेट क्या है, क्लास है, और ए क्या है, ए आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने ये सोच रहे हैं और जिसने भी हैंड राइज किया है वो इस तरीके से सोच रहा है तो वो सही रोड मैप में चल रहा है। ठीक है, हर स्टूडेंट को सही रोड मैप पकड़ लेना चाहिए, अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो आप सपोज इंदौर आना चाहते हो तो इंदौर नहीं आके आप कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाओगे। आपके पास देखिए सारे इनिशियल सोर्स भी है और टारगेट भी है, लेकिन आपको फिर भी है ना गूगल मैप जैसा कोई रोड मैप लेके चलना पड़ेगा कि भाई हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर आप सही नहीं चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको बीच बीच में कुछ इनपुट भी देता रहता हूँ, क्विज भी देता रहता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए, उसको आप समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली रोड मैप का कंसेप्ट दे रही है। आप अगर उसे सॉल्व कर पा रहे, सॉरी वॉरी मत लिखिए उसमें, सॉरी लिखने से क्या होगा, सॉरी लिखेंगे तो कल के दिन में मैं भी सॉरी बोल दूंगा, भाई जब आप ही सॉरी बोल रहे हो तो मुझे सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है, हम दोनों ही सॉरी बोल देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। आप लिखिए, चाहे गलत लिख सकते हैं लिखिए आप, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, गलत लिखना कोई भी खराब बात नहीं होती है। गलत लिखना ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपको नहीं आता है, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि आपको कितना आता है। आज की डेट में ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें कितना आता है। अगर ये सबको पता हो जाए ना कि मुझे 5% आता है, मुझे 100% आता है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ने का अपना रोड मैप में इनोवेशन कर सकता है। जैसे किसी को 100% आता है तो वो एडवांस की तरफ चला जाएगा, किसी को 5% आता है तो वो ABCD और स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से अपने आप को चेक करना, रोड मैप के अकॉर्डिंग सेटल करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां हम यूज कर रहे हैं सेट ए सेमीकोलन, तो ये मेरा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो यहां मैंने क्या यूज किया, यहाँ तो केवल दो ही फंक्शन दिख रहे हैं, एक इनपुट दिख रहा है, एक डिस्प्ले दिख रहा है। तो भाई लार्जेस्ट कहाँ चला गया, तो लार्जेस्ट मुझे नहीं बुलाना है क्या, हाँ भाई नहीं बुलाना है, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले के द्वारा, अब यहाँ पर देखिए आप, डिस्प्ले के द्वारा लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आपको लार्जेस्ट बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी डिस्प्ले फंक्शन लार्जेस्ट को बुला रहा है, लार्जेस्ट में एक और लार्जेस्ट को बुला रहा है। तो ये सब नेस्टिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये जो बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि हमें तो केवल इनपुट और आउटपुट से मतलब है, करना क्या है आप जानो, मतलब ये आपका सेटलमेंट कर रहा है कि केवल लार्जेस्ट के लिए ही काम करेगा, और वो भी अपन ने इसको यहाँ से हटा दिया है आपके यूजर के व्यू से। तो यहाँ पे पहला फंक्शन है मेंबर फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। तो ये आपको इनपुट करने देगा, यानी आप कोई भी 3 वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कौन सी, फ्लोट कर सकते हैं कि इंटीजर कर सकते हैं, तो ये आपने जो प्रूफ दिया होगा वही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है इंट x, y, z, तो आप 3 वैल्यू इनपुट कौन सी कर सकते हैं, इंटीजर ही करेंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, इंटीजर करेंगे। तो जैसे आप इंटीजर करेंगे, जैसे 10, 20, 30, 10, 20, 30 करेंगे, तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में 3 डेटा स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 डेटा स्टोर हो गए ए के रेफरेंस में, तो ए फिर उसे बोलेगा डिस्प्ले, तो अब ये यहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा पहले आपका लार्जेस्ट वैल्यू, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे क्या है, एक नेस्टिंग कंसेप्ट बना हुआ है कि ये लार्जेस्ट है और उसके अंदर लार्जेस्ट है। तो जो सबसे अंदर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, y और z में से लार्जर निकलेगा, और ये x और लार्जर में से लार्जेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इट इज नोन एज ए नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। अब इसमें से कितने लोगों को जल्दी समझ में आ गया है भैया, मेरे को फास्ट तरीके से बात करना, क्योंकि ज्यादा लेजीपना करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, जितना करोगे डिले और जितना करोगे आपका लेजीपना, तो वो आपके पीछे से पीछे निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी हाथ उठाइए कितने लोगों को ये समझ में आ गया। तो कम से कम मुझे समझ में, यहाँ पर 50 बच्चे बैठे हैं, अब 50 बच्चों को आप मतलब
एक एक को थोड़ी पूछते रहोगे आप, तो भाई जिस जिसको आता है अपने अंदर मोटिवेशन दिखाइए, कम ऑन अपने अंदर में आगे बढ़िए। जब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे कोई दूसरा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये मैं आपको टिप बता रहा हूं, जब तक आप अपने आप को बोलोगे नहीं आता है आता है आता है, तब तक कोई चीज नहीं आएगी आपको। आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि आपसे मैं पूछ सकूं। आप तो अपने आप को ही रिगार्ड दीजिए, ठीक है, कि मुझे भाई आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कुछ बोलना तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बोलने दूंगा तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा। अरे भाई मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, एक दिन अपन पूरा खुला खला करेंगे कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस समय मुझे कोई इतनी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन ये ऐसे समय में आपको मैं जब बोलता हूँ आता है कि नहीं आता, हैंड राइज करो, फटाफट हैंड राइज करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम दूर रख के पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका टू वे रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट है ना। आपके पास स्क्रीन में इनपुट के लिए टच स्क्रीन है, आप भाई यूज करो उसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो मेरे तरफ से आपको एक अच्छा टिप है, आप उसको यूज करिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हैंड राइज किए वो हटा लीजिए, अपना हैंड राइज, करीब 10 लोगों ने किया है, हैंड राइज हटा लीजिए। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, उसको हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये हमारा इंस्टेंटेनियस काम कर सकता है। तो भाई देखिए, इंस्टेंट जो वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको बताता हूँ मोटिवेट करने के लिए, एक आपको मैं पिक दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। Now tell me what is the sense of this two boy। यहाँ पर दो लड़के आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम दो इंस्टेंस हैं किसी क्लास के जो आपने मुझे बनाया है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए येलो एंड रेड। तो ये दो आपके पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, और इन ऑब्जेक्ट के पास देखिए सब चीजें सेम है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इनके पास डिफरेंट है। यानी बाइसिकल है तो बाइसिकल है, इनका थोड़ा सा आप वो हेलमेट देखिए, हेलमेट भी पहने हुए हैं। तो ये बेसिकली सिमिलर कंसेप्ट में है, जुड़वा कंसेप्ट में है, ठीक है ना। जो भी मेरे क्लास में ऑब्जेक्ट बनेगा वो जुड़वा टाइप का कंसेप्ट में रहेगा, उसके पास सब चीजें रहेंगी, ठीक है। तो इसकी थ्योरी को थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि कंप्यूटर साइंस में इंस्टेंटेनियस इज ए रियलाइजेशन ऑफ ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका मतलब है कि इट इज ए रियलाइजेशन, इट इज ए रियलाइजेशन, यानी कि ये एक थॉट बन जाएगा जो कि आपको प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में दिखने लगेगा। जब ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में दिखने लगेगा तो वो आगे आपको वही वर्क देगा जैसे आप दूसरों को देते हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड, ठीक है ना। अगर हमको डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास हैव ए सर्टेन सेट ऑफ प्रॉपर्टी known as a associate variable. Also they have accessories known the way to access those variable and method that is known as a function. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम जैसे कि यूज करते हैं इंट a, b सेमीकोलन, तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। ऐसे सीरीज यानी कि हम उसमें यूज करते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये आपका वे टू एक्सेस हो गया। फिर है मेथड फंक्शन, जैसे कि ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने देखा इनपुट और डिस्प्ले। तो इस तरीके के कंसेप्ट ऑब्जेक्ट में रहते हैं। नाउ एन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मे बी डिक्लेयर, आप उसे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड गिविंग एन ए यूनिक नेम, आपको उसका नाम यूनिक देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिया येलो बॉय एंड द रेड बॉय, तो गिविंग इट्स यूनिक नेम आइडेंटिफाई सो दैट इट मे बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो आपको इसे यूनिक देना पड़ेगा, आप इसके अंदर में दोनों का नाम एक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट,
इंस्टेंटेनियस इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल रिगार्डिंग द आवर ऑब्जेक्ट। तो ये छोटी सी थ्योरी थी जिसको हम समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इंटरेक्शंस कैसे होंगे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं पहले पिक से आपको समझा देता हूं कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो लेट आई हैव वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस color and the another object with the another color and the third object with the another color। तो देखिए तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों के कलर अलग है, तीनों में प्रॉपर्टी है और इसके अंदर मेथड है। और जब भी कोई किसी से कम्युनिकेट करेगा तो मैसेज एक दूसरे को पास आउट करेगा। तो मैसेज पास आउट से हमारा ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है। तो देखिए ध्यान से इसमें थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट है ना, ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो चीज को हम समझाना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन एंड अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। तो जो भी हमको देना है, जैसे आप किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उसको मोबाइल थोड़ी दे रहे हो, है ना। आप कोई इसके अंदर लिख के दे रहे हो, आप कोई जैसे सपोज मैं बोलूंगा सेंड टी, अब आप उसको क्या टी भेज दोगे, भाई टी थोड़ी भेजोगे, यू विल सेंड द आइकॉन ऑफ दैट टी, है ना। मैंने बोला कि किसी को कंप्यूटर सेंड कर दो तो कंप्यूटर की इमेज को सेंड कर दोगे, आप कंप्यूटर थोड़ी उसको दे दोगे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द वन टू द अदर। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू काम कर रहे हैं, ईमेल है तो ईमेल के थ्रू काम कर रहे हैं, या हमारे पास एसएमएस, जो भी एक टेक्निक है हमारे और आपके बीच में वो हम एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वी आर द ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ए मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ए मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट for the execution of a procedure and therefore it will invoke a function in receiving object that generate the desired result। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैसेज जो ऑब्जेक्ट से होता है वो रिक्वेस्ट किया जाता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, और वो प्रोसीजर एक वहां पर लिखी जाती है, उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। और वो जब इन्वोक होती है तो हमारे पास में जो फंक्शन है उसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट में मैसेज को रिसीव करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज द आवर थ्योरी कंसेप्ट। और मैसेज पासिंग क्या होता है, देखिए मैसेज पासिंग जो हम करते हैं ये इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे होता है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, एंड द नेम ऑफ फंक्शन होगा, एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। यानी तीन चीजें होंगी। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट को आप व्हाट्सएप करना चाहते हो, तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। फिर आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन से आपको कम्युनिकेट करना है। जैसे अपन फॉरवर्ड करते हैं कोई मैसेज तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर कितना है, तो उसका मोबाइल नंबर दैट इज द ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके अंदर फंक्शन आपको दिए होंगे कि भाई ये फॉरवर्ड करना है तो ये फॉरवर्ड करना है, फिर आपको कौन सी चीज फॉरवर्ड करना है दैट इज नोन एज ए इंफॉर्मेशन। तो ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए जब भी आप मैसेज पासिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको मैं प्रैक्टिकली बता दिया, अब आप कर सकते हो। यू आर द वन स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट को आपको बात करना है तो आप कर सकते हो। इवन हमारे पास ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप में, तो आप सोचिए कि पूरे ग्रुप को भी हम एक साथ एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। और अगर अलग अलग ग्रुप से करना है तो वो जो भी इसके अंदर में हमें अलाउ करता है, जैसे हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जैसे आजकल हो सकता है कभी कभी वो 1 ही करवाता है। तो इट इज डिपेंड अपॉन दैट टाइप ऑफ द राइट्स। भाई व्हाट्सएप के राइट्स भी अपने रहेंगे कि वो किस तरीके से आपको दूसरे के साथ मैसेज कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट देता है। तो दिस इज अबाउट द मैसेज इंफॉर्मेशन। नाउ अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम। देखिए अब मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है।
तो जब भी कोई इंस्टेंस में रहता है उसका लाइफ टाइम होता है। चाहे मैं अपनी बोलूं बात, चाहे किसी की भी बोलूं, हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपके सामने में मैं बैठा हूं या कोई दूसरा बैठा है, सभी ऑब्जेक्ट है और सभी की क्या है, लाइफ टाइम है। जो आया है वो जाएगा, इट इज ए सत्य, ठीक है ना। तो इट इज ए लाइफ टाइम कि वो क्रिएट हुआ है और क्रिएट होने के बाद उसे डिस्ट्रॉय होना है। तो हर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और अपने लाइफ टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी हम कर सकते हैं बाय फोर्सली। तो दिस इज नोन एज ए ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम जैसे कि हम लोगों ने अपने डेटा टाइप में भी पढ़ा था कि आपके कौन कौन से स्टोरेज क्लास होते हैं। तो देखिए स्टोरेज क्लास जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने लोगों को पता है 4 टाइप के होते हैं, उसका नाम क्या है? स्टोरेज क्लास जो हमने सी में पढ़ा था, तो 4 टाइप के होते हैं। अगर किसी को आता है तो भैया चैट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि वो मेरे पास सब कुछ पड़ा रहता है, उससे मैं चेक कर लेता हूँ कि आप क्या क्या बोलते, मैं जो बोलता हूँ उसे आप करते रहा करो। तो आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास में स्टोरेज क्लास होता है। तो स्टोरेज क्लास कौन कौन से होते हैं? पहला स्टैटिक, दूसरा रजिस्टर, तीसरा आपका होता है ऑटो, है ना। और चौथा क्या होता है? अरे यार चौथा क्या होता है, मैं भूल रहा हूं। चौथा होता है एक्सटर्न। 4 होते हैं। पहला होता है ऑटो, ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक क्रिएट, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय। दूसरा होता है आपका स्टैटिक, यानी जब आपको वैल्यू रिटेन करनी रहती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब आपके पास रहता है रजिस्टर, यानी आपको कोई अपने वैल्यू को रजिस्टर के वेरिए उसमें डालना है तो आप उसको डाल के थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो, दैट इज द रजिस्टर। चौथा होता है एक्सटर्न, अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम से वैल्यू को कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो एक्सटर्न मतलब एक्सटर्नली यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू। तो ये 4 टाइप के स्टोरेज क्लास होते हैं। अब इस स्टोरेज क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है ना। तो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है? जहां पर करली ब्रैकेट ओपन हुआ है और जहां करली ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बीच के एरिया को उसका लाइफ बोलते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल है जिस फंक्शन में या जिस स्ट्रक्चर में क्रिएट हुआ है वहां पे उसकी उतनी ही लाइफ रहेगी। और जो ग्लोबल वेरिएबल रहेगा वो आपके पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ रहेगी, यानी जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो उसका क्रिएशन शुरू होगा और जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है लाइफ टाइम का। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? भाई वेरिएबल केवल एक वैल्यू को स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू के साथ उसके मेथड को भी जानता है कि इसे ऑपरेट कैसे करना है। बहुत सिंपल सी बात है। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल के पास वैल्यू रहता है, उसके पास मेथड नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट के पास में मेथड भी रहेगा कि भाई उसको, जैसे कि मेरे पास में हमने ऊपर में ए बनाया था ना, दिस इज द ए, सपोज दिस इज द माई ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर ए बनाया था। तो ये ए ऑब्जेक्ट को पता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू जाएंगी और इसको ये भी पता है कि उसके साथ इनपुट हो सकता है, उसके साथ डिस्प्ले हो सकता है। तो ये तरीके से आपको समझना है आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि उसका लाइफ टाइम कैसे होता है। तो लाइफ टाइम में हमको ये समझना है कि उसका स्कोप कितना है और उसकी लाइफ टाइम कितनी है। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 क्वेश्चन दिमाग में आता है। पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। हाउ लॉन्ग का मतलब है लाइफ टाइम, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन अपने दिमाग में उठा रहा हूं कि हाउ लॉन्ग डज ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, यानी कि कितने समय तक, समय के लिए ये ऑब्जेक्ट लाइव रहेगा, तो ये जो कंसेप्ट मेरे पास मन में आएगा उसे मैं बोलूंगा लाइफ टाइम। और अगर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज, वेयर
द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज, तो उसका स्कोप होना जरूरी है। अगर उसका स्कोप नहीं होगा तो वो वहां पर लाइफ बन ही नहीं पाएगी। अगर वो वहां पर डिक्लेयर, उसका स्कोप होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ टाइम की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बन सकती है कि द लाइफ टाइम ऑफ C++ ऑब्जेक्ट इज आइदर स्टैटिक, इज आइदर ऑटोमेटिक और इज आइदर डायनेमिक। तो ये चीज को ध्यान से समझिए कि ये मतलब क्या मैं बता रहा हूं। लाइफ टाइम इसकी तीन तरीके की हो सकती है। एक तो स्टैटिक होगी जो कि रिटेन हो सकती है, ऑटोमेटिक होगी यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, डायनेमिक होगी यानी ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ये जो ऑटोमेटिक है ये आपको इंट ए सेमीकोलन की बात हो रही है। इंट ए सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ कि वो ऑटो वर्ड साथ में लिया है। एक्चुअल में वो ऑटो दिख नहीं रहा है लेकिन सबसे पहले लगा है ऑटो, AUTO, फिर स्पेस, फिर इंट, फिर स्पेस, फिर ए, फिर सेमीकोलन। तो हम नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटो रहता ही है। तो ऑटो मतलब है ऑटोमेटिक, यानी जो इंट ए का ए है वो ऑटोमेटिक क्रिएट, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा और ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या है, अगर हमने जब उसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इंट ए लिखा है तो वो डायनेमिक बन गया, यानी कि जब मैं उसको बोलूंगा तभी वो क्रिएट होगा। लेकिन ऑटोमेटिक यानी एक जर्नल वे में उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों में इस तरीके का डिफरेंस होता है। नाउ दिस इज रिफर्ड टू एज ए स्टोरेज क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टोरेज क्लास जैसे मैंने आपको बताया वही इसका रिफरेंस है, जो हमने सी में सीखा था वही इसका कंसेप्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि C++ सपोर्ट लोकल स्कोप, नेम स्केप स्कोप एंड द क्लास स्कोप। तो ये जो स्कोप है वही हम लोग यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD सेमीकोलन। तो ये बेसिकली आपका लाइफ टाइम का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे तीन स्कोप बन सकते हैं, पहला लोकल स्कोप बनेगा, फिर नेम स्केप स्कोप बनेगा एंड क्लास स्कोप बनेगा। अब जल्दी से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम होता है। अगर ये आप समझ गए ना तो आज की क्लास में आपने थ्योरी बहुत अच्छी समझी, ये आप समझ लेना अपने आप को, ठीक है। अपने आप को है ना, मतलब आप जो भी कमेंट यूज करें आप है ना, जैसे कॉपी में भी लिख दिया करें हर चीज के साथ, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये मेरी टेक्निक है। आपकी जो भी टेक्निक है आप इसे यूज करें। जब भी मैं कोई चीज समझता नहीं हूँ और समझ जाता हूँ, मतलब बहुत मेहनत से समझता हूँ कोई चीज को, तो मैं फिर अपने कॉपी में ना एक राम वर्ड लिख देता हूँ कि मैंने भाई ये चीज को उसके लिए डेडिकेट कर दिया है और भगवान मुझे सही समय में सही बुद्धि दे, तो वो मुझे ऐसा ही फल देता है। देखिए हम जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि आपको मैं कुछ दे सकता हूँ, आप जब सोचेंगे तभी आपको वो चीजें मिल सकती हैं। तो ये मेरा डेडिकेशन रहता है कि मैंने जो भी सीखा है सब प्रभु की दृष्टि से सीखा है। जब प्रभु की इच्छा होगी तो ही मैं सीख पाऊंगा। तो इस पर हमको डेडिकेशन बना के अपना रखना चाहिए कि यू शुड बी गिव रिगार्ड दिस ऑल बिकॉज दिस इज सरस्वती। ये आपकी सरस्वती देवी जी है, उनके लिए हम लोगों को ऑलवेज प्रणाम करना चाहिए। विद्या दायनी, अगर विद्या दायनी नहीं होगी तो आप विद्या सीख ही नहीं सकते हो। आप कितना भी कर लो, अगर आपने रिगार्ड नहीं दिया, अगर आपने घमंड आ गया है ना, तो देखिए बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि वाणी कहाँ पर बैठी है, आपके जीवा पर बैठी है, ठीक है। आप अगर सही बोल रहे हो, सही चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके बैकग्राउंड में, आपके साथ या आपके आगे कौन चल रहा है, आपके सामने विद्यादायिनी चल रही हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक टिप था आपके लिए। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम है, इसके अंदर में इस तरीके की सेक्शन होते हैं। एक हिप एरिया होता है, एक स्टैक एरिया होता है, एक ग्लोबल डेटा सेगमेंट होता है, एक कोड सेगमेंट होता है। ये आपने हार्डवेयर में भी अच्छे से पढ़ा होगा, ये हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो जब भी आप कोई हिप में डेटा को इनिशियलाइज करते हो या डिक्लेयर
डिक्लेयर करते हो तो ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। अगर आप स्टैक में करते हो तो ये पैरामीटर या लोकल ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। अगर उसे आप ग्लोबल डेटा सेगमेंट में देते हो तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। और अगर आप कोड सेगमेंट में जो भी चीज डालते हैं वो फंक्शन डेफिनेशन के रूप में रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट लाइव अंटिल इट इज डिस्ट्रॉय बाय प्रोग्राम यूजिंग द डिलीट। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, अभी जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट आपको बनाया ए स्पेस है ना, क्या बनाया था मैंने, सेट स्पेस ए सेमीकोलन, है ना, ऊपर जो आपको बनाया था मैंने सेट ए सेमीकोलन। तो ये जो मैंने डिक्लेयर किया था ए ऑब्जेक्ट, जो ए ऑब्जेक्ट बनाया था, ये एक्चुअल में क्या है, आपका डायनेमिक नहीं है। ये एक्चुअल में न्यू और डिलीट से नहीं बना है। अगर ऑब्जेक्ट न्यू और डिलीट से बनता है तो उसे डायनेमिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो भी हम सीखेंगे कैसे डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट है वो यूजर उसे डिलीट के रूप में डिलीट कर सकता है। देखिए, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को तो वो प्रोग्राम जब डिलीट होगा या प्रोग्राम जब क्लोज होगा तभी सब डिलीट होते हैं, लेकिन डायनेमिक ऑब्जेक्ट को हम चाहे जब भी डिलीट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइव अंटिल द एंड ऑफ फंक्शन एंड कॉल और द लोकल स्कोप। तो यहाँ पे जो स्टैक में रहता है ये कब तक रहेगा, जब तक कि आपका प्रोग्राम लाइव है। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है ये पूरी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर ग्लोबल डेटा की बात करें तो ऑब्जेक्ट विल बी लाइव फॉर द इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जब तक पूरा प्रोग्राम, देखिए ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लोकल की बात हो रही है, ये कर्ली ब्रैकेट या स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जैसे ही स्ट्रक्चर के बाहर आएंगे तो उसके अंदर में जो चीज बनी होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो ये ग्लोबल में सारी की सारी एज इट इज रहेंगी जब तक कि प्रोग्राम बंद नहीं होता है या स्टॉप नहीं होता है। तीसरी बात है कि आपका कोड सेगमेंट, देखिए ऑब्जेक्ट्स लाइव फॉर इंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हमारे अंदर पास में जो भी कोड रहेगा वो कब तक रहेगा, जब तक कि पूरा प्रोग्राम रहता है। जब भी पूरा प्रोग्राम रहेगा तब तक ये लाइव रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम की बात है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल बातें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, कोई बुक आपने जैसे ई बाला गुरुस्वामी से मैं पढ़ाता हूँ, आप भी उससे देख सकते हैं। तो ये बुक में देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज दी है। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड मैनी थिंग फ्रॉम दिस ई बाला गुरुस्वामी। और दूसरे भी बुक्स है, वहां से भी आप देख सकते हैं। रॉबर्ट लफोरे भी है, वहां से भी देख सकते हैं। तो जो भी अच्छी बुक्स होती हैं उसको आप, आजकल सॉफ्ट कॉपी भी परचेज की जा रही है, आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं इंस्टेड ऑफ द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है कि आपको फिर एक एक पेज, देखिए सबका एडवांटेज है, सबका डिसएडवांटेज है, आपको जैसा यूज करना है बेटा आप उसको कर सकते हैं। तो लेट दिस इज द आवर कंप्लीट लेक्चर ऑफ दिस टुडे। तो अब मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले तो स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और फिर आपका अटेंडेंस लूंगा और फिर आप यहाँ से लीव हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।